निवेदिता हिंदी एवं विधिक कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। वृत्तिक सदाचार एवं वृत्तिक दायित्व पद्धति विषय की इस कड़ी में आज हम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के मुख्य प्रावधानों की विवेचना करेंगे। एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961। विधि व्यवसायियों से संबंधित विधि का संशोधन एवं समेकन करने के लिए तथा विधिज्ञ परिषदों एवं अखिल भारतीय विधिक परिषदों का गठन करने हेतु 1961 में अधिवक्ता अधिनियम पारित किया गया। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। नंबर 1, इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय और 60 धाराएं हैं। नंबर 2, अधिनियम में राज्य विधिज्ञ परिषद एवं भारतीय विधिज्ञ परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। नंबर 3, विधिक परिषदों को निगमित निकाय माना गया है। इसी प्रकार से विधिक परिषदों की अनुशासन समितियों, विधिक सहायता समितियों, कार्यकारिणी समितियों आदि के गठन का प्रावधान किया गया है। नंबर 5, अधिवक्ता अधिनियम 1961 में अधिवक्ताओं के प्रवेश एवं नामांकन के बारे में व्यवस्था की गई है। नंबर 6, वरिष्ठ अधिवक्ताओं सीनियर एडवोकेट्स की अलग श्रेणी बनाई गई है। नंबर 7, अधिवक्ताओं की नामावली तैयार करने के लिए इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है। नंबर 8, अधिनियम में पूर्व सुनवाई के अधिकार की व्यवस्था की गई है। नंबर 9, अधिवक्ताओं का नामावली में नाम प्रविष्ट करने हेतु अर्हताएं निर्धारित की गई है। नंबर 10, अधिवक्ताओं की निरर्हताओं अयोग्यताओं का भी उल्लेख किया गया है। नंबर 11, विधि व्यवसाय के अधिकार के संबंध में वांछित उचित प्रावधान किए गए हैं। नंबर 12, अधिवक्ताओं के आचरण एवं अवचार के बारे में समुचित व्यवस्था की गई है। नंबर 13, अवचार मिसकंडक्ट के लिए दंड एवं अनुशासनिक कार्रवाइयों के बारे में प्रावधान किया गया है तथा नंबर 14, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है और 15, विधिक परिषदों को नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई है। इस प्रकार आपने देखा अधिवक्ता अधिनियम 1961 के मुख्य प्रावधान। इसी क्रम में मेरा अगला प्रश्न रहेगा, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत अधिवक्ताओं के विरुद्ध शिकायतों एवं उनके निराकरण संबंधी नियमों को समझाइए। एक्सप्लेन द रूल्स रिलेटिंग टू द complaints and their disposal against advocate under the Advocates Act 1961। अधिवक्ताओं के आचरण संबंधी नियमों का उल्लेख अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अध्याय 5 की धारा 35 से 44 तक में किया गया है। यह नियम राजस्थान सहित प्राय सभी राज्यों के अधिवक्ताओं पर लागू होते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, अवचार मिसकंडक्ट के लिए अधिवक्ताओं को दंड देने की शक्ति। अधिनियम की धारा 35 में अधिवक्ताओं को अवचार के लिए दंड देने की व्यवस्था की गई है। धारा 35 के अनुसार जब भी राज्य विधिक परिषद को शिकायत पर या अन्यथा यह ज्ञात होता है कि राज्य की नामावली पर अंकित किसी अधिवक्ता द्वारा कोई वृत्तिक अवचार प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया गया है, तो वह ऐसी शिकायत को निपटारे हेतु अपनी अनुशासन समिति को भेज देगी। अनुशासन समिति द्वारा ऐसी शिकायत की सूचना संबंधित अधिवक्ता तथा राज्य के महाधिवक्ता को दी जाएगी। जैसे ही वो सूचना जो है राज्य विधिक परिषद द्वारा जब सूचना अपनी अनुशासन समिति को भेज दिया जाएगा,
तो ऐसी स्थिति में अनुशासन समिति द्वारा ऐसी शिकायत की सूचना संबंधित अधिवक्ता तथा राज्य के महाधिवक्ता को दी जाएगी। दोनों पक्षों की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद अनुशासन समिति द्वारा निम्नांकित में से कोई भी आदेश पारित किया जा सकेगा। नंबर 1, शिकायत खारिज कर देगी या अधिवक्ता को दंडित करेगी, अधिवक्ता को विधि व्यवसाय से उतनी अवधि के लिए निलंबित कर सकेगी जितना जो है अनुशासन समिति उचित समझे। इसी प्रकार से अधिवक्ता का नाम अधिवक्ताओं की राज्य नामावली से हटा सकेगी। जहां किसी अधिवक्ता को विधि व्यवसाय से निलंबित किया जाता है वहां ऐसा अधिवक्ता किसी न्यायालय, प्राधिकरण या व्यक्ति के समक्ष विधि व्यवसाय नहीं कर सकेगा। ध्यान रहे, राज्य नामावली से अधिवक्ता का नाम हटाने का आदेश प्रायः गंभीर प्रकृति के वृत्तिक अवचार, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के मामले में दिया जाता है। जैसे अपने पक्षकार के धन का दुर्विनियोग करने के कारण बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस प्रकार का धन का दुरुपयोग बार काउंसिल आंध्र प्रदेश बनाम के सत्यनारायण का मामला गंभीर वृत्तिक अवचार माना, अपने पक्षकार के धन का दुरुपयोग करना। इसी प्रकार से हरिश्चंद्र तिवारी बनाम बैजू के मामले में भूमि अर्जन के मामले में अधिवक्ता द्वारा न्यायालय से प्रतिकर कंपनसेशन की राशि उठाकर उसे पक्षकार को नहीं देना गंभीर प्रकृति का मिसकंडक्ट माना गया। तो आपने देखा धारा 35 अवचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड देने की शक्ति। इसी प्रकार से भारतीय विधिक परिषद द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत अधिवक्ताओं के अवचार के लिए भारतीय विधिक परिषद को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई है। धारा 36 के अनुसार जब भी भारतीय विधिक परिषद को शिकायत पर या अन्यथा यह ज्ञात होता है कि किसी ऐसे अधिवक्ता जिसका नाम राज्य नामावली पर अंकित है कोई वृत्तिक अवचार किया जाता है तो वह ऐसी शिकायत को निपटारे हेतु अपनी अनुशासन समिति को भेज देगा। ध्यान से समझना, अनुशासन समिति द्वारा ऐसी शिकायत के निपटारे के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो धारा 35 के अंतर्गत राज्य विधिक परिषद की अनुशासन समिति द्वारा अपनाई जाती है। ध्यान से समझना। अपील अधिनियम की धारा 37 व धारा 38 में अपील के बारे में प्रावधान किया गया है। ध्यान से समझना, राज्य विधिक परिषद की अनुशासन समिति के आदेश या महाधिवक्ता के आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश के विरुद्ध उसके सूचित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर भारतीय विधिक परिषद को अपील की जा सकेगी। अपील में भारतीय विधिक परिषद की अनुशासन समिति द्वारा ऐसा आदेश पारित किया जा सकेगा जैसा वह उचित समझे। भारतीय विधिक परिषद की अनुशासन समिति के आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश के विरुद्ध उसके सूचित होने की तिथि से 60 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकेगी। आदेशों की क्रियान्विति पर रोक अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत अपील के लंबित रहते हुए ऐसे आदेश की क्रियान्विति पर रोक के बारे में प्रावधान है जिसके विरुद्ध अपील की गई है। जहां अपील भारतीय विधिक परिषद की अनुशासन समिति को की जाती है वहां ऐसी अनुशासन समिति द्वारा, और जहां अपील सुप्रीम कोर्ट को की जाती है वहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे आदेश की क्रियान्विति पर तब तक के लिए रोक लगाई जा सकती है जब तक कि अपील पेंडिंग रहती है, लंबित रहती है। तथा नंबर 5 अधिनियम की धारा 41 में दंड का प्रावधान।
ध्यान से समझना। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 41 में दंड के प्रावधान के बारे में बताया गया है। नंबर 1, जहां किसी अधिवक्ता को दंडित किया जाता है वहां उस दंड का अभिलेख राज्य नामावली में ऐसे अधिवक्ता के नाम के आगे दर्ज किया जाएगा। जहां किसी अधिवक्ता को विधि व्यवसाय से हटाने का आदेश दिया जाता है वहां ऐसे अधिवक्ता का नाम राज्य नामावली से काट दिया जाएगा। नंबर 3, जहां किसी अधिवक्ता को विधि व्यवसाय से निलंबित किया जाता है वहां उसके नामांकन की बाबत धारा 22 के अधीन उसे अनुदत प्रमाण पत्र, जिसको हम सनद कहते हैं, वापस ले लिया जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में अधिवक्ताओं के प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए दंड के प्रावधान दिए गए हैं। इसी प्रकार से नंबर 6, अनुशासन समिति की शक्तियां। अधिनियम की धारा 42 में अनुशासन समिति की शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुशासन समिति के समक्ष की कार्रवाइयों को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193 193 तथा धारा 228 के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाइयां जुडिशियल प्रोसीडिंग माना गया है अनुशासन समिति की कार्रवाइयों को, तथा साथ ही ऐसी अनुशासन समितियों को सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 345 और 346 के प्रयोजनार्थ सिविल कोड समझा जाएगा। ध्यान से समझना। अनुशासन समिति की जो शक्तियां हैं, अनुशासन समिति को निम्नांकित के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई है। आप चाहे तो सीधा इतना ही लिख सकते हैं कि अनुशासन समिति की शक्तियां। अधिनियम की धारा 42 में अनुशासन समिति की शक्तियों का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित है। नंबर 1, किसी व्यक्ति को सम्मन करना, उसे हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना। नंबर 2, किसी दस्तावेज को प्रकट करने और उन्हें पेश करने की अपेक्षा करना। नंबर 3, शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेना। नंबर 4, किसी न्यायालय या कार्यालय के किसी लोक अभिलेख की या उसकी प्रतिलिपियों की अपेक्षा करना। तथा नंबर 5, साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। तथा नंबर 6, अन्य कोई बात जो समय समय पर तय की जाए। बिंदु नंबर 7, कार्रवाइयों का खर्चा। अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत अनुशासन समिति अपने समक्ष की कार्रवाइयों के खर्चे के संबंध में समुचित आदेश दे सकेगी और ऐसे आदेश का निष्पादन राज्य विधिक परिषद की दशा में हाईकोर्ट एवं भारतीय विधिक परिषद की दशा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के निष्पादन की तरह समझा जाएगा। नंबर 8, पुनर्विलोकन। धारा 44 के अंतर्गत अनुशासन समितियों को अपने आदेशों का पुनर्विलोकन रिव्यू करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुशासन समिति द्वारा अपने आदेशों का ऐसे आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर स्वप्रेरणा से या अन्यथा पुनर्विलोकन किया जा सकेगा। ध्यान रहे, राज्य विधिक परिषद की अनुशासन समिति का पुनर्विलोकन आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि भारतीय विधिक परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार आपने देखा अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत राजस्थान के अधिवक्ताओं पर लागू आचरण संबंधी नियम हमने पढ़े, धारा 35 से लेकर धारा 44। नंबर 1, अवचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड, धारा 35। नंबर 2, भारतीय विधिक परिषद द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई, धारा 36। नंबर 3, अपील,
धारा 37 और 38। नंबर 4, आदेशों की क्रियान्विति पर रोक, धारा 40। दंड का प्रावधान, धारा 41। अनुशासन समिति की शक्तियां, धारा 42। कार्रवाइयों का खर्चा, धारा 43 और पुनर्विलोकन, धारा 44 आदि आदि। इसी प्रकार वृत्तिक सदाचार एवं वृत्तिक दायित्व पद्धति में मैं अगला प्रश्न लूंगा, अधिवक्ता कौन है? राज्य विधिक परिषद की सूची में एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन करने की क्या अर्हताएं, योग्यताएं हैं? ध्यान से समझना। अधिवक्ता न्याय प्रशासन की धुरी है। न्याय प्रशासन में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वे अधिवक्ता ही हैं जो अपने पक्षकारों का पक्ष न्यायालय के समक्ष रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं और उनकी पैरवी करते हैं। इससे अधिवक्ता का महत्व स्पष्ट हो जाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुजरात के मामले में गुजरात हाई कोर्ट द्वारा यह निर्धारित किया गया कि अधिवक्ता न्याय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वह जन साधारण को न्याय प्रदान करने में न्यायालय की सहायता करने वाला सर्वाधिक सक्षम व्यक्ति है। वकालत उसका अधिकार है, वह न्यायालय का अधिकारी है। ये ध्यान रखना, आप वकील बनने जा रहे हैं, अधिवक्ता न्यायालय का बाबू नहीं है, अधिवक्ता न्यायालय का अधिकारी है। इस प्रकार अधिवक्ता से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से अर्थात अपने पक्षकार की ओर से बोलता है, न्यायालय में पक्षकारों की ओर से पैरवी करता है, न्यायालय के समक्ष अपने पक्षकार का पक्ष प्रस्तुत करता है, वह अपने पक्षकार का अभिकर्ता एवं प्रतिनिधि है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 2 क्लोज 1 सब क्लोज क में एडवोकेट अधिवक्ता की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। इस एक्ट की धारा 2 क्लोज 1 सब क्लोज क के अनुसार अधिवक्ता से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी नामावली में दर्ज अधिवक्ता अभिप्रेत है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। राज्य विधिक परिषद की नामावली में अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए निम्नलिखित अर्हताएं, क्वालिफिकेशन जो है निम्नलिखित है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 में उन क्वालिफिकेशंस का उल्लेख किया गया है, उन अर्हताओं, योग्यताओं का वर्णन किया गया है जो राज्य विधिक परिषद की नामावली में वकील के रूप में, अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए जरूरी है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। नंबर 3, वह विधि स्नातक, लॉ ग्रेजुएट हो। अधिवक्ता के रूप में नामांकन की यह तीसरी शर्त है। इसी प्रकार से यानी लॉ ग्रेजुएट हो। स्पष्ट है कि अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए व्यक्ति का विधि में स्नातक होना या इसी प्रकार की समकक्ष योग्यता धारण करना जरूरी है। विधि स्नातक की उपाधि के अनुमोदन के लिए बार काउंसिल द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं। यानी भारत का नागरिक हो, उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, वह विधि स्नातक हो तथा विनिर्दिष्ट राज्य विधिक परिषद की नामावली में अधिवक्ता के रूप में विनिर्दिष्ट शुल्क का संदाय का भुगतान किया गया हो। अन्य शर्तों का पूरा किया जाना। ध्यान से समझना, अन्य शर्तों से तात्पर्य है कि राज्य विधिक परिषद की नामावली में अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए, एनरोलमेंट के लिए उन सभी शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है जो विधिक परिषद द्वारा नियम बनाकर निर्धारित की जाए। तो आपने देखा कि बार काउंसिल ऑफ स्टेट राज्य विधिक परिषद की नामावली में एज ए एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, यानी अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 के अनुसार नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो।
नंबर 2, उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। नंबर 3, वह विधि स्नातक हो। नंबर 4, विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान कर दिया हो। नंबर 5, अन्य शर्तों का पूरा किया जाना। अन्य शर्तों से तात्पर्य जो विधिक परिषद द्वारा नियम बनाकर निर्धारित की जाए। ध्यान से समझना। परिस्थितियां जिसमें नामांकन नहीं किया जा सकता, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 का में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिसमें किसी व्यक्ति का राज्य विधिक परिषद की नामावली में नाम प्रविष्ट नहीं किया जा सकेगा। ये परिस्थितियां निम्नलिखित है। ऐसे व्यक्ति को नैतिक अधमता से संबंधित अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है, उसका नामांकन नहीं किया जाएगा। जिसे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के अधीन किसी अस्पृश्यता अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। तथा नंबर 3, यदि ऐसे व्यक्ति को नैतिक अधमता को सम्मिलित करने वाले किसी आरोप पर राज्य के अधीन रोजगार कार्यालय से पद से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर नामांकन नहीं किया जाएगा। यह निर्योग्यता डिस्क्वालिफिकेशन जो है, जहां किसी रोजगार कार्यालय से पदच्युत किया गया है या हटाया गया है, तो यह डिस्क्वालिफिकेशन ऐसे पदच्युत किए जाने वाले या हटाए जाने की तिथि से 2 वर्ष तक जो है प्रभावी रहेगी। इस प्रकार यदि दोषित व्यक्ति को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अधीन परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है, तो ऐसी दोष सिद्धि नामांकन के लिए निरर्हता नहीं मानी जाएगी। कुल मिलाकर आपको इसमें इतना ही लिखना है कि वे परिस्थितियां जिसमें नामांकन नहीं किया जाएगा, यदि कोई व्यक्ति नैतिक अधमता का दोषी है या अस्पृश्यता कानून के तहत उसे दोषित ठहराया गया है या नैतिक अधमता के आधार पर जो है राज्य के अधीन रोजगार कार्यालय से पदच्युत या हटाया गया है, तो ऐसे व्यक्ति का नामांकन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार जो है हमने इस कड़ी में विशेष रूप से 3 प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा की। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के मुख्य प्रावधान। दूसरा प्रश्न हमने पढ़ा, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत अधिवक्ताओं पर लागू आचरण संबंधी नियमों का उल्लेख कीजिए। और तीसरे प्रश्न के रूप में एडवोकेट कौन है, हु इज एन एडवोकेट। राज्य विधिक परिषद की सूची में एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन करवाने के लिए क्या अर्हताएं हैं और किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए रोका जा सकता है, आदि आदि हमने पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ जो वीडियो आपको दिया गया है महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इससे लाभान्वित हो गए। अंत में मैं इतना ही निवेदन करूँगा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जब आप अगली कक्षाओं में आए तो उन विषयों से संबंधित आपको नवीनतम जानकारी के साथ में सामग्री वीडियो के रूप में उपलब्ध हो सके। इसी के साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। पुनः जय भारत, जय हिंद।